धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब इस वक्त मौजूद हैं। सैफ साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह की ताज़ा सूरत हाल इस वक्त मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में बने हुए हैं, आप लोग क्या इसके मायने में ओपिनियन रखते हैं कि क्या ये संघर्ष और बढ़ेगा? और ईरान ने जो कल अटैक किया है, इससे क्या लगता है कि अब माहौल ज़्यादा गंभीर हो गया है और हम एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर कई मुल्क आकर खड़े हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ईरान ने कल अटैक किया है, इसको अगर आप गौर करके देखें तो पिछले कई सालों से मुस्तकिल ईरान की ज़मीन के ऊपर अटैक हो रहा था। जो ईरान के साइंटिस्ट थे उनको मारा जा रहा था, ईरान के कमांडर को टारगेट किया गया, अबू मेहदी अल मुहंदिस, शेख सुलेमानी और मोहसिन फ़खरीज़ादे, और उसके बाद ईरान की ज़मीन के ऊपर उनके मेहमान जो इस्माइल हानिया थे उनको मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे ममालिक इस तरीके से बैठे देख रहे थे, ये उस पर लगाम नहीं लगा रहे थे। तो कब तक इसको बर्दाश्त करता, उसका जवाब दिया गया है। और उसके अलावा भी शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको किस तरीके से शहीद किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का जो बदला था वो ईरान ने कल अपना लिया और ईरान ने कहा है कि अब हमारी कार्रवाई ख़त्म हो गई है। अब अगर ये पलट के जवाब देंगे तो फिर उधर से जवाब आएगा। ये तो एक बात हो गई। मैं ये समझता हूँ कि आज वो ममालिक के जो अमन पसंद हैं, इंसाफ पसंद हैं, और मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से वो ख़ास चाहता हूँ कि वो इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। चूँकि ईरान में जो चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है वो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, वो किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको नुकसान होगा और हमारे मुल्क का नुकसान होगा। तो अगर मैं समझता हूँ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उनके ईरान से भी बहुत अच्छे रवाबित हैं, वो इसमें अगर एज ए मीडिएटर काम करके इसको शांत कराएं। क्योंकि देखिए, अमेरिका से तो एक बात की समझ लेना चाहिए, उसको सिर्फ दूसरों को हुश्कार के लड़ाना और जंग करवाना, अपने असलहों को बेचना, इसके अलावा दूसरा उसका कोई काम नहीं है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया से क्या हो रहा है। आप ये कहना चाहते हो कि ईरान को उकसाया गया और इस उकसाए जाने का रिटेलिएशन करते हुए कल रात 200 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें छोड़ी गई, ये रिटेलिएशन में है? आपका ये मानना इन्हें उकसाया गया इसलिए ऐसा किया? मैंने आपको सामने मिसालें पेश की हैं कि पर सर वो तो एक, पर उसको कभी ओन नहीं किया इजराइल डिफेंस फोर्स या गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने कि वो कार्रवाई उन्होंने की। ये तो कल रात जो भी ईरान ने किया, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नहीं, तो मैंने कहा नहीं कि अभी इस सीरिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी उसके ऊपर इजराइल ने बमबारी की, जिसका जवाब ईरान ने 13 अप्रैल को दिया था, और 13 अप्रैल पे भी इसराइल पे हमला किया गया था ईरान की तरफ से, क्योंकि ये मुसलसल इस तरीके की हरकतें कर रहा है। मैं तो इसीलिए रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूं ना कि इन्होंने, और कुछ नाम मेरे जहन में नहीं है, इन्होंने मुसलसल कई तो आप इस हक में हैं कि इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, रोका नहीं जा रहा। ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया, आप भी इस हक में हैं कि ये वॉर हो जानी चाहिए? नहीं, ईरान ने युद्ध का ऐलान नहीं किया। ईरान के जो, सर, आप किसी के घर 200 मिसाइलें मारते हो, उन्होंने ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है तो क्या है? हाँ, अब उसका जवाब तो सुनिए आप। उन्होंने एक हमला करके, भाई उन्होंने हमला करके अब कहा अब बस, अब अगर तुम मारोगे तो भी मारेंगे। अब यहां पर एक चीज ये देखने वाली है कि आप बताइए, आपके घर पे मेहमान आए और उसको कोई मार दे आके, तो किसकी जिम्मेदारी है? उनके मेजर को
कासिम सुलेमानी को टारगेट कर दिया गया, अबू मेहदी अल मुहंदिस को टारगेट कर दिया, ये सब जर्नल मारे जा रहे हैं उनके, तो कब तक आदमी तो बर्दाश्त मौलाना करेगा? साहब, जिसने आपके घर पे अब 200 नरसंहार मारे, किया 250 हो, मारे। आपके लोगों का मर्डर किया, उसको मैं मेहमान क्यों बनाऊंगा? मुझे नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मर्डर का किया है? बिल्कुल मर्डर नहीं किया है उन्होंने। भाई, मर्डर हमास नहीं पर किया क्या है। आरोप भाई, थे? जब आप, मैं कह रहा हूं कि कासिम सुलेमानी, सुनिए अब बता रहा हूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कासिम सुलेमानी वो हैं जिन्होंने इराक के शहर तिकरीत में, सुनिए अब आप, इराक के शहर तिकरीत में जब हमारे मुल्क की 50 नर्सें फंसी थीं, तो कासिम सुलेमानी और हिजबुल्लाह ने उनको रिकवर करवा के सलामत के साथ भेजा था इंडिया। ये लोग हैं, मैं इन्होंने भारत के हमेशा साथ ताल्लुकात की इंसानियत को बचाने की मौलाना बात साहब की है। चर्चा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ईरान इस तरह की कार्रवाई करता रहा है कि जितने भी इजराइल के दुश्मन थे उनको या तो पनाह देता था, प्रोटेक्ट करता था, और या फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करता रहा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो। उदाहरण सामने है। हाँ ठीक, अब मैं उसका जवाब आपको देता हूं। आप, ऐसा है, मैंने आपके पास वैसे मैंने भिजवा दिया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन है 19 जुलाई 2024 का आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, 5 पेज का है। इसको आप पहले दिखवा लीजिए, और मैं समझता हूं कि उसका, मैंने इसीलिए कहा था कि वो आप तक पहुंच जाए, तब पता चलेगा कि इजराइल जो है वो है क्या। मैंने आपको रेफरेंस दिया है 19 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के सिलसिले में ओपिनियन सर, मुझे तो इस बात का गम है कि जो कुछ भी 7 अक्टूबर 2023 में हुआ, और जो अब तक 40,000 फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं सर, ये बहुत बड़ी अपने आप में त्रासदी है। बच्चों नहीं, बिल्कुल नहीं, मानवता नष्ट हो रही है सर। हमें सबके बारे में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस्लाम ने किसी भी एक की जान लेने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन इस बात को गौर करने की जरूरत है ना कि किस तरीके क्या से पीसफुल टॉक के जरिए निपटाया नहीं जा सकता था? ये 7 अक्टूबर 2023 का ऑपरेशन करके हमास ने बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसका कारण है कि आज इजराइल बेकाबू है। नहीं, हमास के ऊपर नहीं, आप 7 अक्टूबर की बात नहीं कीजिए, आप इससे पहले 2000 की बात भी कीजिए। सन 2000 में क्या हुआ, फिर 2006 में क्या हुआ, फिर 2007 में क्या हुआ, फिर सारी बातें करी जाएंगी ना। सिर्फ नहीं, ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आपसे बाकी भी बात करूंगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को मैंने बेंच मार्क किया था। सुनिए, मैं आपके दर्शकों, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं कर्नल साहब को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में, शरद जी को।